एक कार्बन रेमेडी का एक और बड़ा अहम करेक्टर है कि कार्बन टेंड टू प्रोड्यूस फ्लैचुलेंस, गैस बहुत बनती है। ऑफेंसिवनेस इसका बहुत बड़ा कार्बन ग्रुप्स का करेक्टर है कि ऑफेंसिवनेस होगी। हमने इसकी फिजिकल इंडिकेशन, ग्रुप स्टडी का फायदा क्या है? हम अकेली के लिए ये 8-10 मेडिसिन का नाम लिया, 12 शायद रेमेडीज का, तो एक एक को अलग अलग पढ़ते रहे। ग्रुप स्टडी का क्या फायदा है? ठीक है, करते क्यों ग्रुप स्टडी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब की बात बड़ी अच्छी, इनके लिए क्लैपिंग है। अच्छा, होता ये है जिस तरह हमने देखा कि कार्बन सब में कॉमन है, तो होम्योपैथी एक लॉजिकल इलम है। हम उसको देखते हैं कि अगर ये सब में कार्बन सेम है तो कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो सेम होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। इसी तरह प्लांट किंग राजन संकरन ने भी यही काम किया, बल्कि राजन संकरन से पहले जैन शॉल्टन ने किया, फ्रिंगटन ने किया कि ग्रुप स्टडीज उन्होंने कर दी। उन्होंने प्लांट्स की भी फैमिलीज को अलग अलग कर दिया, मिनरल किंगडम में आगे के कर दिया कि ये कार्बन ग्रुप है तो इसकी ये प्रॉपर्टीज है, ये सल्फर की, ये फलां की। फिजिकल इंडिकेशन में आप लोगों को एक चीज, बहुत सारे क्योंकि प्रैक्टिशनर बैठे हैं बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे, ग्रेफाइट का अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी स्किन कैसी होती है? रफ होती है और स्केल्ड है। अब ये क्या है कि हमने इस ग्रुप की एक रेमेडी देखी ग्रेफाइट, तो अब हम ये इमेजिन करते हैं कि ये बाकी भी रेमेडी जिसमें कार्बन पाया जाए उसमें ये करेक्टर होना चाहिए, और आइडियली होता है। किसी में ज्यादा अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आए तो हम कहते हैं ये लगता ग्रेफाइट है, फायदा नहीं दे रहा। हो सकता है कि ग्रेफाइट ना हो, कोई और कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा हो। आज का पहला लेसन तो ये है कि हम ना जब ग्रुप स्टडी देखते हैं तो हम थोड़ा सा ओपनली भी देखें। माइट भी ये ग्रेफाइट को रिप्रेजेंट करें, पेट्रोलियम को करें, बेंजोइक एसिड को करें, किसी एक को करें, लेकिन हम पूरे ग्रुप को भी देखें। यार हो सकता है पूरे ग्रुप में भी हो। हम क्या करेंगे आज, हम ना पूरे ग्रुप की इंडिकेशंस में मैं आपको ना कॉमन इंडिकेशंस बाहर निकाल के बताऊंगा। सबसे पहले इसका एक वर्ड है एक्सकोरिएशन या बर्निंग। स्किन में जितने कार्बन ग्रुप हैं ये क्या करते हैं? एक्सकोरिएशन करते हैं। जैसे रानेस कहते हैं, छील देना, छिला हुआ होना, एक्रिडिटी कहते हैं, जिस तरह म्यूकस मेम्ब्रेन में भी होता है। अब ये मैंने रेड इसलिए कर दी, ये देखें कि रेपर्टरी की रुब्रिक के कितने कार्बन इसमें आ रहे हैं। ग्रेफाइट, कार्बोनियम सल्फ, क्रियाजोल, नाइट्रम का, पेट्रोलियम, कल्केरिया का, बेंजोइक, ये देखें। म्यूकस मेम्ब्रेन पे जब जितने कार्बन ग्रुप एक्ट करते हैं तो पुट्रिक डिस्चार्जेस करते हैं, वही छिलने वाले, ऑफेंसिव, बर्निंग, गलने सड़ने वाले, इस तरह की स्मेल आएगी। जैसे खैर पुरानी किताबों में लिखा है कि जैसे अंडे सड़ रहे हों, इस तरह की किताबें लिखी। शायद वो उस वक्त ऐसी चीजें नहीं थी, नई नई टर्मिनोलॉजीज अब शायद अपग्रेड हो जाएंगी, लेकिन गंदी स्मेल आती है उसमें से। ऑफेंसिवनेस इसका बहुत बड़ा कार्बन ग्रुप्स का करेक्टर है कि ऑफेंसिवनेस होगी। हमने अक्सर गैंग्रीन के पेशेंट में देखते हैं ऑक्सीजन जहां पे कम हो तो ऑफेंसिवनेस वहां पे भी आती है। सेकंड, म्यूकस मेम्ब्रेन अब कौन कौन सी हो सकती है? आप बताएं, म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी की कहां कहां होती है? नाक में और स्टमक में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल। ये इन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन पे जब ये एक्ट करती है, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो क्या करेगी कि हमारा जो नाक के अंदर से अक्सर लोग कहते हैं जो कोराइजा होगा, वो नाक से जो पानी निकलेगा वो एक्रीड होगा, बर्निंग पैदा करेगा। हमने क्या कहा? एक्सकोरिएशन करेगी, ऑफेंसिवनेस होगी, बर्निंग होगी। ये पूरे तीनों करैक्टर इसकी हर म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा दें, ये वहां पे करेगी। अब रेपर्टरी में जाके इसको आप इस सेंस में देखेंगे तो हर एक जगह पे आप देखेंगे तो आपको कार्बन ग्रुप्स की मेडिसिन मिलेंगी। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन पे करेगी तो कोराइजा ऐसा होगा, बक्कल पे करेगी तो एक्थस अल्सर मुंह में बनेंगे, जिस तरह इन्होंने बताया कि स्टमक की जो म्यूकस लाइनिंग है। यूरिथ्रल म्यूकस मेम्ब्रेन पे करेगी तो यूरिन एक्रिडिटी, बर्निंग। अक्सर ये डायपर रैश के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। कोई एक तो यूरिन की वजह से भी हो सकते हैं डायपर रैश, स्टूल की वजह से भी हो सकते हैं कि उसमें भी एसिडिटी, एक्रिडिटी ज्यादा हो। वजाइनल बहुत ज्यादा अहम चीज है, लिकोरिया। ये अक्सर क्रियाजोल डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उसमें एक्रिडिटी, ऑफेंसिवनेस, इचिंग, ऐसी चीजें करेक्टर 2-3 पूछ के तो वो पेशेंट, वो हमारे डॉक्टर इससे गैस करते हैं कि इसको क्रियाजोटम की तरफ हम देखें। मेंसेस इस तरह से हो सकते हैं एक्रिडिटी वाले। रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन में स्टूल वैसे हो सकता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं डायपर रैश की वजह से।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वही 3 करेक्टर हैं, ऑफेंसिवनेस है, बर्निंग है, एक्रीडिटी है। वो उससे जो भी डिस्चार्जेस आए, अगर ये करेक्टर मिले तो हम फौरन कार्बन रेमेडीज की तरफ भी सोचना चाहिए। माइट भी कुछ और भी पेशेंट हमें कोई ऐसी सिम्टम भी बताए, हम किसी और रेमेडी की तरफ जाएं, लेकिन जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो अब हमें जरूर इस विंडो को देखना चाहिए। क्रियाजोटम है, ग्रेफाइट है, हम अक्सर देखते हैं। एक कार्बन रेमेडी का एक और बड़ा अहम करेक्टर है कि कार्बन टेंड टू प्रोड्यूस फ्लैचुलेंस, गैस बहुत बनती है। आपको इसकी एक और बड़ी सादा एग्जांपल दूं, जिन पेशेंट को गैस बनती है उनके कार्बोहाइड्रेट आप लिमिट कर दें, कम कर दें, चावल कम कर दें, आलू कम कर दें, उनकी चीनी कम कर दें। क्यों? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनमें कार्बन होता है सर अल्लाह ने हम ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो रिस्क देना ही है। वो फ्लेटस है, ऑफेंसिव होगी। ऑफेंसिवनेस का करेक्टर कार्बोवेज में अक्सर भी हम देखते हैं कि पेशेंट का फ्लेटस का इतनी ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल होगी कि पेशेंट अक्सर बहुत ज्यादा खुद भी बॉदर करते हैं और वो कहते हैं कि हम इसी महफिल में नहीं बैठ सकते। ये ग्लैंड्स पे एक्ट करेगी कार्बन की, जिस तरह हमने देखा कि इवन ट्यूमर्स पे, मेमोरी ग्लैंड पे, वो ग्लैंड्स पे इंड्यूरेशन कल्केरिया कार्ब है, ब्रेटा कार्ब है, उसमें बहुत सारी रेमेडीज है। जब हम इस पैराडाइम में हम देखते हैं तो हम एक नई तरीके से एक दफा बुक्स को, होम्योपैथी को पेशेंट्स को सामने रख के देखते हैं तो हमें एक ना नई चीज समझ आती है, नया एंगल समझ आता है लाइफ का। फिर जिस तरह हमने कार्बोवेज में पढ़ा कि इनको ओपन एयर की डिजायर होती है, तो ये सिर्फ कार्बोवेज में नहीं है, कार्बोवेज में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है सब कार्बन में। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ग्रुप स्टडी का फायदा ये, जो एक ग्रेफाइट का करेक्टर है माइट भी वो और भी किसी के साथ हो। जिस तरह वो कार्बन कैल्शियम के साथ मिलेगा, कुछ करेक्टर कैल्शियम के आ जाएंगे, कुछ कार्बन करेंगे, कुछ ब्रेटा के आ जाएंगे, कुछ कार्बन करेंगे, कुछ काली के आ जाएंगे। जिस तरह अक्सर लोग कहते थे कि काली का आपका पेशेंट बड़ा रूटीनिस्टिक होता है, रूटीन को बड़ा उसने जो टाइम दिया वो पूरा आएगा। वो काली का करेक्टर है, वो काली का में भी हो सकता है, किसी और काली में भी हो सकता है।